माय यूट्यूब चैनल। आई एम निहार कल्याण एंड आई मेक वीडियोस ऑन मेंटल हेल्थ। आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है और ये मेरी बहन है एंड शी विल बी कंपनिंग मी इन द वीडियो। शी विल रीड द क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर देम। आज का क्योंकि Q&A वीडियो है तो आज हमारे पास बहुत सारी पास्ता है। इतनी सारी नहीं है। And a lot of you might not know this, but we love pasta. Follow us on Instagram, Pasta Ka Wasta. I have an Instagram page as well. उसका नाम है पास्ता का वास्ता। We make gourmet pasta. या वी on मेक that. गोरमे पास्ता। मैं यहाँ पर घर में उसका पास्ता। गोरमे पास्ता यहाँ पे मैं उसका यूजर नेम डालूंगी। मेरे को हमेशा से ये करना था। यहाँ पे मैं उसका यूजर नेम डालूंगी। आप Or is it that? जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। वहाँ पर मैं पास्ता की फोटोज अपडेट करती हूँ और कभी कभी रेसिपीज भी डालती हूँ। यस, प्रोसेस वीडियोस और फोटोज भी डालती हूँ। इतनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है इसमें। सो हम साथ में पास्ता खाने वाले हैं और आपके क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। So this is going to be a long video. Yes, this is going to be a long video till the end. Last में बहुत ज़्यादा interesting question है. So a lot of you might relate to it and a lot of you might be interested in knowing the answer to that question. So let's just start the video. So she will be reading the I have question. questions here. Yeah, You need to see all the she has questions. all the questions. And and, yeah, I'll ask her the questions and we're going to eat pasta together. Yes. So Let's start. First question. What is the difference between psychiatrist, psychologist and a therapist? I think this is the most frequently asked questions. This that is you the get. most frequently asked question. ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलता है मुझे। इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा, लाइव्स पे भी पूछा जाता है। बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। मैं एक बारी फिर उसका आंसर देती हूँ। जो साइकाइट्रिस्ट होता है वो एक मेडिकल प्रोफेशनल होता है। उसने MBBS करी होती है और MD करी होती है साइकाइट्री में। वो एक मेडिकल प्रोफेशनल है जो दवाइयाँ देता है आपको अगर आप कोई भी मेंटल हेल्थ इलनेस से सफर कर रहे हैं For तो। necessarily the brain and the हाँ, the physical brain. यस, वो बायोलॉजी रीड पढ़ते हैं और वो मेडिकल स्टडीज करते हैं और वो आपको दवाइयाँ देते हैं अगर आप किसी भी मेंटल हेल्थ इलनेस से सफर कर रहे हो। जो साइकोलॉजिस्ट होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो लाइसेंस्ड प्रोफेशनल होता है। उसने एमफिल करी होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी से। जो RCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से उसने एमफिल करी होती है और वो क्वालिफाइड होता है, लाइसेंस्ड होता है प्राइवेटली प्रैक्टिस करने के लिए और आपको इंडिपेंडेंटली थेरेपी देने के लिए According to Indian standards. अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, सिर्फ इंडिया में। और RCI की फुल फॉर्म है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं लिख दूंगी RCI की ये फुल फॉर्म है। और दे आर लाइसेंस्ड प्रोफेशनल जो इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करते हैं। और जो थेरेपिस्ट होता है उसको भी एसेंशियली साइकोलॉजिस्ट ही होता है वो, उसको जिसको हम थेरेपिस्ट बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट हम बहुत इंटर रिलेटेड टर्म्स है जिन्हें इंडियन स्टैंडर्ड से जिन्हें हम यूज करते हैं दोनों को। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर यूजुअली मास्टर्स इन साइकोलॉजी होते हैं जिनके पास डिप्लोमा होता है काउंसलिंग में। तो ये डिफरेंस है तीनों में। All right. Are you all clear? Comment down below. I hope you are. Okay. So the next question is, how do I know I need therapy? A very good question, I think. Like, when do you go to a therapist? Like, what's the criteria? Because everybody has some sort of distress in their life. So when is the time that I need to go to a therapist? इसको मैं बहुत ही एक सिंपल, इसका वन लाइनर आंसर है। If you think you want therapy, if you are confused if you want therapy or not, you probably want therapy. You probably need therapy. तो ये बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। दूसरी चीज ये, थेरेपी एक बहुत ऐसा चीज नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है आप तभी जा सकते हो थेरेपी में। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आप प्रॉब्लम में हो, अगर आप डिस्ट्रेस में हो, तब भी आप थेरेपी जा सकते हो और कोई भी थेरेपी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी मेजर मेंटल इलनेस को सफर करना है उसके बाद ही वो थेरेपी जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थेरेपी कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आपको थोड़ी बहुत एवरीडे लाइफ में भी कंफ्यूजन होती है कोई, या फिर आप किसी छोटा मोटा डिस्ट्रेस या फिर कभी कभी बहुत एंजाइटी होती है, बहुत रेयरली होती है, कुछ सिचुएशंस में होती है, ऐसा कुछ है, बहुत छोटे छोटे आपको प्रॉब्लम, आप तब भी थेरेपी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि ये तो दो क्राइटेरिया है कि आप थेरेपी कब ज्वाइन करोगे। To do it, like, go ahead and do it. Nothing's going to go wrong with you.
Yeah. But like, There's no harm in joining Yeah. therapy. Anybody can like go for therapy if they want to and if they feel like they need it. your therapist won't say कि क्यों आ गए हो यहाँ पे, you're fine. हाँ. Nobody would say that because like, it's like how you live your life and stuff. Basically. Okay, so my sister is extremely conscious while eating. She obsessively restricts her diet and works out regularly. I saw your video on eating disorder and I am concerned for her. What should I do? मैंने इसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिवली वीडियो बनाई थी ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर. जिन्होंने नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप थोड़ी सी भी अवेयरनेस, जो मुझे लगता है सब में होनी चाहिए, आप सबको वीडियो देखनी चाहिए ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और टीनेज गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग द मीडिया, कंसिडरिंग द एनवायरनमेंट दे आर इन. दूसरी चीज़, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा था किसी ने कि अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरी बहन ऐसा कर रही है, उसका प्रॉब्लमेटिक ईटिंग पैटर्न है या फिर जो भी है, उसके लिए मैं एक बात ये है कि वर्किंग आउट एवरी डे एंड वॉचिंग व्हाट यू आर ईटिंग इज ओके, इज फाइन. हेल्दी लाइफस्टाइल होता है कि आप देखें कि आप क्या खा रहे हैं और आप कंसिडर करें कि आप क्या खा रहे हैं, और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं एवरी डे देन इट्स ऑल्सो ओके. बट अगर वो ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं खाने के बारे में, इतना ऑब्सेसिवली दैट इट इज अफेक्टिंग देयर एवरीडे लाइफ, Like you start hating yourself when you like miss a workout? Or something like that? yeah, like you start like you go into that slump कि अगर तुम एक दिन वर्कआउट नहीं करते और बहुत ज्यादा मूड में फ्लक्चुएशन आ जाती है और बहुत ज्यादा लो फील करने लग जाते हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक वर्कआउट मिस कर दिया, एंड यू मिस सोशल इवेंट्स बिकॉज ऑफ योर वर्कआउट. अगर आप कोई आउटिंग मिस कर रहे हो और यू यूज्ड टू लव टू गो टू आउटिंग्स और आपको अच्छा लगता था, लेकिन अब आप मिस कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपका वर्कआउट मिस ना हो जाए, दैट्स प्रॉब्लमैटिक. और आपको वो ये प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है और इसके लिए हेल्प की जरूरत है. उस वीडियो में भी मैंने ये बोला था कि अगर Okay, follow-up question on that only. Ki like you're saying that somebody's missing the social gathering just to work out. It could probably be about their own life discipline. Like it could be about maintaining a disciplined lifestyle. Like this is uncompromisable. I have to work out. It is for my good health. So how do you navigate that? Ki ye mere discipline ke liye hai aur ye like this is for discipline and this is obsessive. How do you differentiate between that? if missing out on a workout gives you distress, significant distress, अगर आपको वो चीज इतना एंजाइटी दे रही है और अगर आपके मूड पे इम्पैक्ट हो रहा है और अगर आप ऑब्सेसिवली उसके बारे में सोचते रहते हो, देन इट्स ऑब्वियसली अ प्रॉब्लम. इफ यू आर डूइंग इट आउट ऑफ डिसिप्लिन, अगर आप मिस करते हो सोशल गैदरिंग जस्ट बिकॉज यू वांट टू स्टे कंसिस्टेंट विद योर वर्कआउट, देन इट्स ओके. But like I could easily get distressed कि मैंने workout miss कर दिया and I'm really sad and I significant distress. significant distress because Like I it really want to be impact- disciplined. I am going to hate myself if I don't get disciplined. That's a problem. That's So it's a problem. not an eating problem, but it's a problem. It's a problem. It's a problem. It's a problematic behavior. If you are significantly distressed because you are not able to cope up with your workouts and your lifestyle and your daily routine, then it's a problem. Because going out on social events, having fun once in a while, going out with your friends is very important for your mental health. It's very important for your mental health. So in if general. I'm obsessively trying to discipline myself, I should look into it. Yeah. Okay. Next, another interesting question. How do I help a friend who is struggling with alcohol use? So, substance use is increasing almost every day. Substance बहुत researches रोज होती हैं, हर साल होती है. बहुत बड़े बड़े institutions research करते हैं. एम्स की research हुई थी जिसमें ये पता चला था कि कितना substance use, कितना alcohol use बढ़ रहा है और सारे substance का अलग अलग, और कितना substance use में significant increase हुआ है. और मैंने mostly सारा काम substance use में किया है, so I know कि substance use कितनी बड़ी problem है अभी हमारी generation में and in our society in general. तो substance use एक बहुत significant Sorry, you were saying. so substance use एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है.
अब आते हैं अल्कोहल यूज पे। अल्कोहल यूज आप अपने फ्रेंड की हेल्प कैसे करें अगर वो अल्कोहल यूज कर रहा है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल यूज प्रॉब्लम कैसे है, हम कैसे डिफाइन करें कि कब अल्कोहल लेना प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। Like what amount of alcohol is हाँ. a lot of amount? Yeah. So because some people drink occasionally and they can handle it, they can handle the alcohol, the amount of alcohol they can take, और उसके बाद कभी एक problematic behavior बन जाता है, कभी एक problematic pattern बन जाता है, essentially कभी ये substance use disorder consider होने लग जाता है। बहुत ही डिफाइंड अल्कोहल के अमाउंट हैं जिसका कंजम्पशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। दूसरी चीज ये है कि अल्कोहल कंजम्पशन या किसी भी सब्सटेंस का कंजम्पशन प्रॉब्लम कब होता है। सबसे पहले सबसे कॉमन ये पॉइंट है कि व्हेन इट इज इम्पैक्टिंग योर एवरीडे लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ। जब कोई सब्सटेंस या कोई भी बिहेवियर है, कोई भी चीज आपके ये 3 चीजें इम्पैक्ट करने लग जाती है तो ये एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है और तब ये एक ऐसी चीज में आ गया है जिसके लिए हेल्प की जरूरत है, क्योंकि किसी भी चीज को इतना इम्पैक्ट, कोई भी चीज इतना इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए आपके लिए जो आपको इन सारी चीज को इम्पैक्ट करने लग जाए, जब आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग इन सारी चीज में इम्पैक्ट हो जाए। सबसे पहली चीज, अगर आपका फ्रेंड इतनी अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है कि उसकी पर्सनल लाइफ अफेक्टेड है, उसकी सोशल लाइफ अफेक्टेड है और उसके काम की ऑक्यूपेशनल लाइफ अफेक्टेड है, इट्स अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है। How do you help them? सो अब आते हैं हाउ कैन यू हेल्प अ फ्रेंड जो आपको पता है कि ये सारी चीजें उसकी इम्पैक्ट हो रही हैं अल्कोहल यूज से, तो आप उसको हेल्प आउट कैसे करें। सबसे पहली चीज, अगर वो एडल्ट है तो यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू रीच आउट फॉर हेल्प, रीच आउट फॉर ट्रीटमेंट। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप उन्हें ड्रैग करके ट्रीटमेंट में ले जाए। सबसे पहली चीज ये, आपको ये चीज भी समझनी है, आप उनको ये चीज क्योंकि अल्कोहल ट्रीटमेंट या सब्सटेंस यूज के ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्टेप है फॉर एडल्ट्स इज एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है कि इट्स अ प्रॉब्लम तो ट्रीटमेंट वहां से स्टार्ट ही नहीं होगा। उसके बाद ट्रीटमेंट तभी स्टार्ट होता है जब एक्सेप्टेंस होती है कि इट्स अ प्रॉब्लम। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इट्स अ प्रॉब्लम, उसके बाद बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी मिलता है और साइकोथेरेपी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। मैंने एक पोस्ट बनाया था कि कौन से हॉस्पिटल या कौन से ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं दिल्ली में। अगर आप दिल्ली से हैं तो मैं वो वाला पोस्ट भी नीचे लिंक कर दूंगी कि आप कैसे कौन से हॉस्पिटल्स में आप क्लिनिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जहाँ पे क्लिनिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं जो सिर्फ एडिक्टिव बिहेवियर्स में या फिर जो सिर्फ सब्सटेंस यूज में ट्रीटमेंट देते हैं, आप उनके पास भी रीच आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि एक्सेप्टेंस जब तक उनकी नहीं होगी कि कि इट्स अ प्रॉब्लम, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। You have to define it yourself. Like हाँ, you have to accept it yourself. हाँ, Like, so what you can do is you can intervention कर सकते हो आप, you can intervene, आप उनको बिठा सकते हो, उनकी फैमिली के साथ बिठा सकते हो, and you can just tell them that it's a problem and how it is impacting you and them. What do you feel about it? आप अपने बारे में बता सकते हो कि आपको कैसे इम्पैक्ट कर रही है, हर फैमिली मेंबर ये बता सकता है एंड आप इंटरवीन कर सकते हो। If they accept it, if they listen to you, if they see that it's a problem, they will work towards it definitely. And if they're not considering it a problem, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। So acceptance is very important. So, but then, what if like we have intervened, we have told them, we have talked to them, and yada yada yada, a lot of things, and still they are not changing their habits? What should I do? Like it hurts me that my friend is like consuming alcohol like that, and I actually care for them. So, what do I do? Like how do I proceed? सबसे ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन या फिर किसी भी सब्सटेंस यूज के कंजम्पशन के पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि आपको बहुत ज्यादा पेशेंस दिखानी होती है, आपको बहुत ज्यादा पेशेंट रहना होता है उनके साथ। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है फैमिली मेंबर्स के लिए और फ्रेंड्स के लिए, बिकॉज पेशेंस खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद।
बट पेशेंस बहुत ज़्यादा दिखानी पड़ती है आपको अपने अगर आप किसी के भी साथ फ्रेंडशिप है आपकी या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो सब्सटेंस कंज्यूम कर रहा है, तो आपको पेशेंस इज द की। तो आप परसिस्टेंट रहिए, आप उनसे बात करते रहिए, आप उनके टुवर्ड्स एम्पैथेटिक रहिए, आप उनको समझाइए, आप जितना समझा सकते हैं, और आप कंटिन्यूअसली इंटरवेंशन आप करते रहिए, आप उनसे बात करते रहिए कि आप कैसे ये आपको इम्पैक्ट कर रही है और कैसे आपके फैमिली मेम्बर्स को इम्पैक्ट कर रही है। एंड इफ स्टिल दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, देयर आर थिंग्स दैट आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। अगर वो नहीं सुन रहे हैं और अगर वो नहीं अगर वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि इट्स अ प्रॉब्लम, आई थिंक यू शुड लीव देम ऑन देयर ओन। Yeah. It's sad that like you have to let your friend go. I have a difficult relationship with my parents. They were never around when I was young. I don't want to say this, but I don't feel empathetic towards them. I know I should not be saying this on this platform. I constantly feel agitated and angry with them. What should I do? First of all, you can just discuss anything on this platform, and I would not be revealing the identities, obviously. And I would love to answer the question, and I would love to help out in any way that I can. So don't feel like you can't say some things, और या फिर आप कुछ चीज़ें कट कर सकते हो, या फिर आप फिल्टर करके बता सकते हो, आप कुछ भी बता सकते हो. I won't reveal any identities here. दूसरी चीज़ कि मैंने बहुत एक्सटेंसिवली चाइल्डहुड इमोशनल निगलेक्ट के बारे में बोला है. चाइल्डहुड इमोशनल निगलेक्ट इज़ अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम. हमारी जनरेशन में बहुत सारे लोगों ने फेस करी है और बहुत सारे लोग इससे स्ट्रगल करते हैं. और इसकी आइडेंटिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, और इसकी एक्सेप्टेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज किया जाता है और उनको बहुत ज़्यादा not in our societies, but like as a child you know only your parents, like not in adulthood में भी you can't say that my parents were a problem. Yeah, that way yes, like when you're an adult you cannot say that because obviously they're your parents and we are all about respect for old elders. हाँ, तो our society is like that. हमारा बहुत ज़्यादा we should respect our elders और हम नहीं बोल सकते ये सब चीज़ें. तो बहुत सारे लोग के को ये समझ भी आता है तब भी वो अपने आप को होल्ड बैक करते हैं क्योंकि वो नहीं बोल सकते and they feel like उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए. It's disrespectful towards them. तो हम नहीं बात करते इस बारे में. But childhood emotional neglect बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई. प्रॉब्लम इज एक बच्चे के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्राइमरी केयर गिवर्स अराउंड देम. उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब वो छोटा होता है, जब वो डेवलपिंग एज में होता है, तो उसके प्राइमरी केयर गिवर्स उसकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करें. उसकी इमोशनल नीड्स फुलफिल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जब हमारी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हुई होती बचपन में, जब हमारे पेरेंट्स हमें इमोशनली प्रोवाइड नहीं कर पाते, दे नेवर अराउंड, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है बड़े होकर एडल्टहुड में. कभी कभी ये होता है कि our parents provide us with everything. They provide us with every physical thing that we need, but they don't provide. And they also quote that like we have given you everything. हमने तुम्हें ये भी दिया है, हमने तुम्हें वो भी दिया है. Still you're saying this. If you say it, they still say that कि हमने तुम्हें सब कुछ दिया. But that is the thing. Like it's not very. A lot of people are not aware of mental health issues. People do not know that childhood emotional neglect exists. मतलब like yeah, that's the stigma right there कि मतलब why would and from outside they seem like the perfect parents. अगर आप बाहर से देखें तो आपको लगेगा कि वो perfect parents है, इसलिए इसका identification भी बहुत मुश्किल होता है और लोग इसको इतना ज़्यादा identify भी नहीं कर पाते कि हाँ ये problem है, this is the problem. तो बहुत सारे लोग इसे सफ़र करते हैं.
बड़े होने के बाद when we realize this, जब हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हमारा पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या फिर वो हमें अंडरस्टैंड नहीं करते, या फिर बहुत बार इसका बहुत बड़ा सिम्टम ये भी होता है we become unempathetic towards our parents. तो हम भी अपने पेरेंट्स को नहीं समझते और हमें भी उनका नहीं समझना चाहते हैं, ना ही समझना चाहते because there is a lot of anger. Yeah. There's a lot of anger and agitation अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स, तो हम नहीं समझना चाहते कि वो क्या फील कर रहे हैं. तो बहुत बार ये चीज़ होती है. अब आते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, सोल्यूशन क्या है. मतलब ये तो हो गया, ये बचपन का था, यू कैन नॉट चेंज. हाँ, तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे. फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज गो इन थेरेपी. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थेरेपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तब अगर आपने चाइल्डहुड इमोशनल निग्लेक्ट से सफर किया है और अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम रही है आपके चाइल्डहुड में, तो आपको उसी टाइम सबसे पहले थेरेपी में जाना चाहिए. Therapy is like always the right answer, the best way to start working on yourself. एंड यू कैन ऑल्सो रीपेरेंट. एक बहुत टेक्निक होती है रीपेरेंटिंग. सो यू कैन पेरेंट योर सेल्फ. मतलब ये बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में आ जाएगी बात अगर हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे डिस्कशन, लेकिन थेरेपी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है अगर आपने चाइल्डहुड इमोशनल निग्लेक्ट को सफर किया है. And if you want to know about reparenting, Nihar will make a new video. Comment down below if you want to know about reparenting. हाँ, और अगर आपने चाइल्डहुड इमोशनल निग्लेक्ट सफर किया है, थेरेपी इज द आंसर. आप प्लीज थेरेपी में जाइए, आपको बहुत ज्यादा उससे हेल्प होगी. एंड इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, फैमिली थेरेपी. सारे लोग एक साथ थेरेपी में बैठेंगे तो बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस जल्दी आएंगे. But then you again, can like you cannot control everybody. You cannot control everybody. everybody. They are going to neglect. Like they are going to just condemn this. They are going to just let it go, ignore it. कि मतलब ऐसा तो possible ही नहीं है. Like we were bad parents. No, we weren't. We bought you like a 20K something. I don't know. Something. So good therapy में जाना, you learn to navigate. Yeah. I feel like that's that. Like yeah. तो ये चीज आप कर सकते हैं जो आप फर्स्ट सबसे पहले कर सकते हैं. कुछ सेल्फ हेल्प टूल्स, बहुत छोटा सा सेल्फ हेल्प टूल. आप लेटर लिखिए अपने पेरेंट्स को अगर आप लिखना चाहें तो. मतलब बहुत ही क्विक वो है, क्विक रिलीफ. सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का, कुछ चीजें खत्म नहीं होंगी उससे, but catharsis हो जाएगा. हाँ, आप लेटर लिखिए अपने पेरेंट्स को. मैंने एक सेल्फ हेल्प टूल वाली वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था मैंने कि आप लेटर लिखिए अपने पेरेंट्स को कि कैसे कैसे आपको चीज़ें अफेक्ट करती हैं और इम्पैक्ट करी हैं, जो आपको समझ में आता है. और थेरेपी में जाना तो obviously it's very and the letter thing, you don't need to send it. मतलब obviously no obviously no. It's just a self help tool. आप letter लिखिए. It's just like writing things down in your diary, but you're addressing it to your parents. Yes. So that's it's a very helpful psychological tool. जैसे you can write a letter to your younger self or you can write a letter to your older self. ये एक self help tool होता है psychology में. So you can write a letter to your parents and you don't need to send that letter. Obviously you can like throw that letter away if you want to. You can burn that letter, you can keep that letter with you. So these were all the questions. I hope I was helpful. I will see you in my next video. This is Bahar Kalyan and she runs an Instagram page. ये मैं mention करना भूल गई. I run a small business. Yeah, she runs a small business. और उसकी Instagram ID मैं यहाँ पे डालूंगी और नीचे description में भी Instagram page का link होगा. She sells scrunchies. ये बक्सा बाय बहार की scrunchie है. She sells scrunchies and headscarves. ये बक्सा बाय बहार का headscarf है. I make scrunchies, I make headscarves, I make cute photographs, and if you want to check them out, you can follow me on Instagram, Baksa by Bahar. She will link it down below. Obviously, I always wanted to say that. Okay, and see you in her next one. She will see you. I will see you in my next video. Till then, bye.